अगर आप 90 के दशक में बड़े हुए हों तो आपको याद होगा कि सड़कों के बिलबोर्ड से लेकर टेलीविजन के पर्दे और क्रिकेट के मैदान तक हर जगह एक कंपनी का जलवा हुआ करता था। इस कंपनी का नाम सहारा इंडिया और इसके सिरमौर का नाम सुब्रत रॉय। उनके प्रशंसक उन्हें सहारा श्री के नाम से बुलाना पसंद करते थे। और फिर समय का चक्का घूमा और जो अर्श पर था वो फर्श पर आ गया। आज के खर्चा पानी में पूरी कहानी सहारा साम्राज्य की। ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि हम 500 पायदान पूरे कर चुके हैं, यानी पूरे 500 एपिसोड खर्चा पानी के। अब शुरू करते हैं सहारा की कहानी। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी, क्रिकेट की टीम्स को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी, एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट, मीडिया, मनोरंजन, रिटेल, बिजनेस और हेल्थ केयर, ये सब सहारा इंडिया के साम्राज्य का हिस्सा था। भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे सचिन तेंदुलकर हों या सौरभ गांगुली या फिर राहुल द्रविड़, सभी की जर्सियों पर सहारा का लोगो दूर से ही चमकता था। स्टेडियम के चारों ओर इसी कंपनी के बिलबोर्ड्स दिखाई देते थे। फिल्म स्टार्स हों या बड़े बड़े राजनेता, सुब्रत रॉय से देश के नामी गिरामी लोगों के बेहद नजदीकी संबंध हुआ करते थे। आज के इस कार्यक्रम में सहारा और सहारा श्री की पूरी जन कुंडली हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात उन लोगों की जिनकी पाई पाई कमाई से सहारा साम्राज्य की बुनियाद भरी गई। पटना के पवन कुमार उन करोड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्हें लगता था कि सहारा में रोजाना कुछ पैसा जमा करेंगे तो एक दिन उनकी माली हालत सुधर जाएगी। सहारा इंडिया का मैं बहुत ही पुराना निवेशक रह चुका हूं। मेरी मदर भी वहां पर सहारा इंडिया में काम वगैरह करती थी, लेकिन विगत 5-6 सालों से सहारा इंडिया का जो स्थिति है वो काफी दयनीय है सर। उनका जो भी मैच्योरिटी है, जो भी पेमेंट है, वो लोग नहीं कर रहे हैं सर। जिसके लिए मैंने यहाँ पर बिहार सरकार के वित्त विभाग में भी कंप्लेन किया। मेरा जो अमाउंट है सर वो कम से कम मुझे जहां तक ज्ञात है वो 20 लाख के ऊपर ही होगा सर। और लोकल पटना ऑफिस जाइए, इनका जो मेन पटना में जो ऑफिस है बोरिंग रोड, वहां से पर से भी कोई मुझे सही बातचीत, क्योंकि वो लोग खुद नहीं है उस कंडीशन में बताने का। क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है जो जितने भी लोकल पदाधिकारी हैं उनका खुद कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रहा है। और ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना सेबी, कोई भी हम लोग जैसे छोटे निवेशक जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, काफी फाइनेंशियल क्रश में है और हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। ये हैं इटावा के सुजीत यादव। सुजीत की माता जी ने भी सहारा में 1999 में निवेश करना शुरू किया था और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी मेहनत की कमाई से किया गया निवेश बढ़िया रिटर्न देगा, लेकिन 2 दशकों के बाद भी मुनाफा तो छोड़िए, उनकी पूंजी भी फंसी हुई है। और मेरी मदर ने अपनी एक जमा पूंजी जोड़ के सन 99 से लगभग 10-12 साल इन्वेस्टमेंट किया आरडी के तौर में सहारा पे, जो कि 2011-12 में मैच्योर हो गया आके। और मतलब एक लमसम अमाउंट इकट्ठा होके आ गया उनका जब 9-10 लाख रुपए। और वो चक्कर काटते काटते आज भी वो और हम थक गए हैं और सहारा एक भी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बस ये कह देते हैं आज करेंगे कल करेंगे, और ऐसे करते करते 2012 से आज 10 साल होने आ रही है, 22 आ गया है और कोई पेमेंट 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण भर हैं कि किस तरह सहारा स्कैम का शिकार हुए निवेशक मुनाफा तो छोड़िए, आज भी अपनी जमा पूंजी तक वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जानते हैं कि सुब्रत रॉय के सहारा श्री बनने से लेकर बैड बॉय बिलियनेयर बनने की पूरी कहानी क्या है। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1978 में सुब्रत रॉय ने गोरखपुर में सहारा समूह की नींव रखी। कहा यह जाता है कि उस समय वे लैम्ब्रेटा स्कूटर से चलते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। सपनों को पूरा करने के लिए सुब्रत रॉय ने गोरखपुर में अपने इसी स्कूटर से बिस्किट और नमकीन बेचना शुरू किया और यहीं सुब्रत रॉय को मिला एक बिजनेस आइडिया। यह बिजनेस आइडिया कोई प्रोडक्ट बनाने का नहीं था, बल्कि जिन छोटे दुकानदारों और रेहड़ी वालों को वह नमकीन बेचा करते थे उन्हें ही वो अपने चिटफंड कंपनी का एजेंट भी बना देते थे।
बताते हैं कि 100 रुपये दिहाड़ी कमाने वालों को इन्हीं एजेंटों के जरिए 20 रुपये बचाने का नुस्खा दिया गया। इसी नुस्खे के सहारे चंद सालों में सहारा बन गई देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कर्मचारी थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक सहारा इंडिया का बिजनेस फैला हुआ था। 11 सालों तक सहारा समूह टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। जब क्रिकेट का नया फॉर्मेट यानी आईपीएल इजाद हुआ तो भी सुब्रत रॉय पुणे वॉरियर्स टीम के मालिक बने। सिर्फ इतना ही नहीं, देश की पहली लग्जरी प्लांट हिल सिटी एमबी वैली, जहां एक बंगले की कीमत कई करोड़ों में होती थी, उसके भी मालिक सुब्रत रॉय ही थे। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सियासी गलियारों, ग्लैमर की दुनिया में भी सुब्रत रॉय की धमक की चर्चा थी। सहारा के दोस्तों की सूची में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी और मुलायम सिंह यादव जैसी हस्तियां थीं। 2004 में लखनऊ के महलनुमा घर में जब सुब्रत रॉय ने अपने 2 बेटों की शादी की तो इसे भारत की सबसे महंगी शादियों में गिना गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि शादी में सुब्रत रॉय ने 500 करोड़ उड़ा दिए। इससे पता चलता है कि एक समय सुब्रत रॉय शोहरत और बुलंदी के शिखर पर थे। काफी सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन सुब्रत रॉय का इरादा और बड़ा था। इस इरादे को पूरा करने के लिए सुब्रत रॉय ने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध कराने की योजना बनाई ताकि लोगों से पैसा जुटाकर सहारा समूह के कारोबार को और ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। बात 30 सितंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अपने पेपर्स भेजे। पेपर मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी। डीआरएचपी को मसौदा दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। इस दस्तावेज में कंपनी और उसके कारोबार की विस्तृत जानकारी होती है। इस पेपर के जरिए कंपनी बताती है कि वह बाजार से पैसा क्यों जुटाना चाहती है, कितना पैसा जुटाना चाहती है और इस पैसे को वह कहाँ इस्तेमाल करने वाली है, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, ये सब। यह मसौदा दस्तावेज सेबी के पास तो जाता ही है, इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंजों को भी यह ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। डीआरएचपी में कंपनी से जुड़ी सभी अहम जानकारियां मौजूद होती हैं। सेबी ने जब इस डीआरएचपी को खंगाला तो इसमें कई गड़बड़ियां उसे मिली। इसी बीच सेबी को 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को निवेशकों के जरिए 2 शिकायतें मिली। इसमें बताया गया था कि सहारा की कंपनियां गलत तरीके से पैसा जुटा रही हैं। इसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों की जांच करनी शुरू कर दी। सेबी की ओर से जब सहारा की दोनों कंपनियों की जांच की गई तो इसमें पाया गया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओएफसीडी के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कि सेबी के नियमों के मुताबिक गलत था। सेबी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सहारा ने ओएफसीडी जारी करने के लिए उनसे अनुमति क्यों नहीं ली। साथ ही सेबी ने आदेश भी दिया कि सहारा की दोनों कंपनियां पैसा जुटाना तत्काल बंद करें और कंपनी निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। इस बारे में एक्सपर्ट को भी सुनते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह कि सहारा ब्रांड नेम तो बहुत जगह दिखाई देता था, पर ऐसा नहीं किसी को दिखाई देता था कि सहारा की चीजें, जैसे मान लीजिए आप दुकानों पे जाएं तो चिप्स बिक रहे सहारा नाम के, या कोई कोल्ड ड्रिंक बिक रही है या साबुन बिक रहा है, तो उसमें सोचता है आदमी, मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लीजिए आजकल पतंजलि है, तो अगर बाबा रामदेव की टर्नओवर 10-20 हजार करोड़ है तो आपको दुकान दुकान पर उनका सामान छोटा छोटा दुकान पर, ये सहारा में दिखता नहीं था। ये तो फॉर्मूला 1 टीम भी खरीदते हैं, इन्होंने एमबी वैली भी बना रखा है, इन्होंने लखनऊ में कुल मिला के 767 एकड़ जमीन इन्होंने अंडर डेवलपमेंट ले रखी थी। इतना सब पैसा कहां से आता है? तो मुझे उस टाइम मुझे याद है, मुझे शक था, मैंने एक शक को जवाब दिया, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक किस्म की, जिसको हम पॉन्जाई स्कीम कहते हैं। पॉन्जाई स्कीम होती है कि आप पैसे लोगों से लेते रहिए, उस पैसे को आप आगे लगाते जाइए और उस पैसे को आप लगाते हैं, जब पीछे से पैसा जब आना बंद हो जाएगा तो लोग पैसा वापस मांगना शुरू करेंगे। जब वापस मांगना शुरू करेंगे तो वो सारा का सारा जो पिरामिड बनता है इस तरीके से, वो धड़ाम आके गिर पड़ता है। तो हुआ क्या कि इन्होंने सेबी को अप्रोच किया। जब इनकी आकांक्षाएं, इनकी एम्बिशंस आगे बढ़ती गई तो इन्होंने सेबी को अप्रोच किया कि साहब हम आईपीओ लाना चाहते हैं। तो सेबी ने जब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DHRP एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से कंपनी अपना सारा जन्म पत्री देती है, उसमें सेबी ने देखा कि इनकी 2 कंपनीज ने 3 करोड़ निवेशकों से ओएफसीडी के जरिए, जिसको हम ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स बोलते हैं, उसके जरिए इन्होंने पैसा रेज किया। अब कानून कहता है कि आप 50 से ऊपर लोगों से अगर लेंगे तो आप
आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा। 50 से नीचे लेंगे तो आप रजिस्ट्रार और कंपनी से अप्रूवल लेके ले सकते हैं। पूछना था कि भैया ये आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, ये लाते टाइम? कानून तो ये कहता है, नियम ये कहते हैं कि आप पूछिए। इन्होंने सेबी की और सेबी ने बोल दिया आप 15% ब्याज देके आप वापस करिए। उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट ने सेबी की दलील को ठीक ठहराया, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात नहीं मानी। सेबी के आदेश के खिलाफ सहारा ग्रुप ने सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में जाकर इस फैसले का विरोध किया। ट्राइब्यूनल ने सेबी के आदेश को सही ठहराते हुए सहारा की दोनों कंपनियों से 3 करोड़ निवेशकों के रुपए लौटाने को कहा। इसके बाद अगस्त 2012 में सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने भी सहारा से निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए सेबी में जमा करवाने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ 3 महीने के भीतर चुकाने का आदेश दिया। लेकिन सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा कराने में नाकाम रहा। इसके बाद सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों की पूरी जानकारी जमा कराने के लिए कहा ताकि निवेशकों को उनका पैसा दिलाया जा सके। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों की जानकारी मांगी तो सहारा ने 127 ट्रक सेबी के ऑफिस भेज दिए, लेकिन सेबी ने जब जांच की तो पता चला कि इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इसके बाद सेबी ने सहारा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, लेकिन 28 फरवरी 2014 को सब कुछ बदल गया। 1978 में 2000 रुपए से शुरुआत कर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच गए। सहारा इंडिया के कई बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों को फ्रीज किया जा चुका है। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। सेबी ने पिछले साल नवंबर में जारी अपनी एक हालिया सालाना रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि 2012 से लेकर अब तक सहारा की 2 कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपए रिफंड किए हैं। 2 साल जेल में रहने के बाद सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर तो आ गए, लेकिन सहारा के निवेशकों को आज भी अपने पैसे वापस होने का इंतजार है। निवेशकों का पैसा कब तक मिलेगा, इस सवाल का सही जवाब कोई नहीं दे पा रहा। लेकिन हमने एक्सपर्ट से इस बारे में भी बात की, उन्हें सुनते हैं। बहुत अहम बात जो निवेशक हैं सहारा के, उनको समझने वाली बात यह है कि ये सारा का सारा पैसा निवेशकों का नहीं था, क्योंकि जब तहकीकात हुई 127 ट्रक भर के सेबी के पास जब दस्तावेज भेजे गए तो सेबी ने जब उनको खंगाला में इन दस्तावेजों की इन्वेस्टिगेशन करने में, क्योंकि सोचिए आप 127 ट्रक पेपर जब आएंगे उसमें सेबी ने पाया कि कुछ तो निवेशक ट्रेसेबल ही नहीं है, या तो निवेशकों का पूरा लेखा जोखा नहीं है, केवाईसी जिसको हम कहते हैं, या वो निवेशक, तो ये भी शक होने लगा कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, क्या ये कहीं भ्रष्टाचार से जुटाया गया या किसी भी तरीके का पैसा था, खाली निवेशकों का नहीं था। तो बोला गया कि आप पैसे वापस करिए। 3 किस्तों में 5,000 करोड़ इन्होंने वापस किए और वापस किए पैसा। अब आज जो मामला है, जेल भी गए, 2 साल जेल में रहे, उसके बाद पैरोल पे बाहर भी आए हैं। अब जो परिस्थिति ये है कि मामला कोर्ट में है और सेबी और इनको जॉइंटली कहा गया है कि आप पैसे वापस करिए। ये कहते हैं कि हमने पैसा जमा करा दिया है, सेबी कह रही है कि हमें निवेशक नहीं ट्रेस हो पा रहे, पूरा पैसा नहीं आ पा रहा। कहीं यहां आके निवेशकों को अंतिम सफर तो निवेशक कर रहा है, इस सारे पेच में निवेशक बीच में फंसा हुआ है। सेबी और सुप्रीम कोर्ट, ये 2 एजेंसी, मुझे लगता है एक कहावत होती है हिंदी में कि देर है अंधेर नहीं है। देर अवश्य हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने सहारा और सेबी को जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पैसा वापस करने की। मुझे लग रहा है ज्यादा दिन तक ये मामला अधर में नहीं लटका रहेगा। तो आज का खर्चा पानी यहीं पर समाप्त होता है। ये 500वां बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।